जी बेटे। मैम आज कितने क्वेश्चन हो गए हैं? मैंने कुछ अभी नहीं बेटे, ज्वाइन ये किया। नहीं ये स्टार्ट किया है जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना आपकी बुक में, यही स्टार्ट किया है। हाँ जी, हाँ इसमें जी। हमने नेशनल पॉलिसी 1968 पढ़ा है, अब ठीक है मैम, ठीक है। 1986 पढ़ेंगे। अब नेशनल पॉलिसी 1986 ये वाली आ गई, आपको क्लियर हो गई? यस मैम। चलो फिर का फोन बचो। उसके बाद 1986 में क्या क्या हुआ भाई? Having announced that a new policy was developed in January 1985, the government of Prime Minister Rajiv Gandhi introduced a new national policy on education in May 1986. में इसने बोला गया कि पहले 1968 में इंदिरा गांधी ने दी, उसके बाद एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई जनवरी 1985 में, और इसको सही रूप से लागू कब किया गया? 1986 में। किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा। ये जो नई पॉलिसी थी, स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द रिमूवल ऑफ, देखो भाई कोई भी चीज नहीं आती है तो पहली वाली चीज में कोई कमियां होंगी तभी वही उसका दूसरा वर्जन आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि पहले वाले में जो भी कुछ डिस्पार्टिस और जो भी इक्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर द इंडियन वुमन, कुछ चीजें थी जिनको रिमूवल किया गया, कुछ कमियां थी उनको सुधारा गया, उसमें इक्वालिटी की तो बात की गई, लेकिन अब इसमें स्पेशली किस किस को बोल दिया गया कि इंडियन वुमेन को भी क्या है, पढ़ाई के इक्वल अपॉर्चुनिटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब को भी, शेड्यूल्ड क्लास कम्युनिटीज को भी। टू अचीव दिस अ पॉलिसी फॉर द एक्सपेंडिंग स्कॉलरशिप एडल्ट एजुकेशन, और आपका getting more teachers from their essays, incentives the poor family to send their children to school regular, development of new institution and providing housing एंड सर्विसेज। अब इसमें क्या बोला गया कि जो नई पॉलिसीज आई उसमें पहले वाले में क्या था, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी, लेकिन अब इसमें स्पेशली क्या है बता दिया गया कि महिलाओं को भी पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों को है, शेड्यूल्ड ट्राइब को भी, शेड्यूल्ड कास्ट को भी, और इसमें क्या है जितनी भी और क्या क्या कहाँ तक एक्सपेंड की गई, स्कॉलरशिप्स को भी बढ़ाया गया। पहले जो स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती थी, अब इस पॉलिसी में ये बताया गया, मान लो कोई गरीब बच्चा वो आगे पढ़ना चाहता है तो ऐसे बच्चे क्या है उनको सरकार स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नए नए इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट इसके अंदर आ गया और बहुत सारी सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड की गई। इसको हम चाइल्ड सेंटर अप्रोच, जो हमारी NP 1986 थी, इसको हम चाइल्ड सेंटर अप्रोच भी बोल सकते हैं। और इसी के अंदर जब ये हुई, इसी के अंदर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था, इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल नेशन वाइड द पॉलिसी एंड द ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यानी कि जब हमारी 1986 सेकेंड हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई, उसी टाइम पे तो एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और दूसरा हमारा इग्नू की स्थापना हुई। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी क्रिएट की गई 1985 के अंदर। द पॉलिसी ऑल्सो कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ द रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ इंडियन लीडर महात्मा गांधी टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट लेवल इन द रूरल इंडिया। वही जो इसका इंदिरा गांधी मेन ओपन यूनिवर्सिटी का मेन मकसद क्या था, प्रमोट करना हमारी इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट को, क्योंकि हमारे देश की जो भी जड़ें हैं वो कहाँ पर है, गांव में है। जड़ों का मतलब क्या है, ज्यादातर जनसंख्या कहाँ पर रहती है, गांव में रहती है। ठीक है, और अब तो फिर भी शहरों में बढ़ने लगी जनसंख्या, पहले हमारे जनसंख्या का बहुत ज्यादा परसेंटेज कहाँ पर रहता था, गांव में रहता है, और आज भी गांव में ही ज्यादा जनसंख्या है बजाय कि शहरों की देखा जाए तो।
ठीक है। तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये था कि बच्चों को नहीं पढ़ने भेजा जाता है बाहर, लड़कियों को नहीं भेजा जाता है, तो स्पेशली रूरल डेवलपमेंट के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ को लॉन्च किया गया, ताकि जो डेली नहीं जा सकते, रेगुलर नहीं जा सकते, वो बच्चे भी डिस्टेंस मोड से अपनी एजुकेशन को जारी रखें। तो ये था 1986 में। दूसरी पॉलिसी आई भाई, ये पॉलिसी 1985 में बन गई थी, लेकिन लागू कब हुई? 1986 में। जैसे आपकी अब NEP अब आ गई है ना 2020, 2020 वाली 20 में बन चुकी थी, लेकिन वो शुरू हो गई 25 में जाके, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया और कुछ जो भी चीज़ें आ गई, उसके कारण वो लागू नहीं हो पाई। तो अब 2025 में जाके NEP लागू होएगी। तो अब इस कड़ी में 1992 के साथ साथ एक और कड़ी जुड़ गई है आपकी नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी अब आपके पास जुड़ गई है। 1986 में किस किसके ऊपर है? एक तो राजीव गांधी ने भी इंट्रोड्यूस किए। मेन फोकस किसके ऊपर था इसमें? कि वुमेन एजुकेशन के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब की और शेड्यूल कास्ट की, और जो भी पुअर फैमिलीज हैं उनको भी पढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जो गरीब बच्चे वो नहीं पढ़ पाते उनके लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया गया। इसको हम चाइल्ड सेंटर अप्रोच भी बोल सकते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी के टाइम पे आया, और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज की स्थापना भी दो इसी पॉलिसी के अंतर्गत, इसी पॉलिसी के टाइम पे हुई। और ये पॉलिसी, ये जो यूनिवर्सिटीज को रूरल यूनिवर्सिटी का नाम दिया, मॉडल भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य क्या था? भारत की जो जनसंख्या ज्यादातर जो गाँव में रहती है, उनकी पढ़ाई को भी बढ़ावा देना। ये दे रखा बस 1986 में। समझ में आ गया 1986 वाली पॉलिसी? दो यस बातें मैम। होंगी। जी मैम। जी यस मैम। मैम। उसके बाद नेशनल पॉलिसी 1992, 1986 वाली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन मॉडिफाई की, इसमें कुछ चेंजेस किए 1992 में PV नरसिम्हा राव द्वारा, और 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अडॉप्टेड ए न्यू पॉलिसी बेस्ड ऑन द कॉमन मिनिस्ट्री प्रोग्राम ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेज गवर्नमेंट नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992 अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE 1986 envisaged conduct of a common entrance exam to all India basis for admission of the professional and technical program in the country. For admission to engineering and architect planning program, Government of India wide resolution dated 18 October 2008 has laid down a 3 exam schedule JEE at the national level and the state level engineering entrance exam SLEE for state level institution with an option to join AIEEE. This take care of the varying admission standard in these programs and help the maintenance of the professional standards. This also solve problem of overlap and reduce physical, mental and financial burden on a student and their parents due to multiplicity of the entrance examination. Recent development सर्व शिक्षा अभियान RTE भी इसी के तहत आया, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल। 11 बजे की ओर से बेटा क्लास स्टार्ट। नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन लॉन्च इन 2009, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज। आप आगे है आपका साक्षर भारत या एडल्ट एजुकेशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन लॉन्च इन 2013। अब ध्यान से सुनना भाई, अगली डाउट क्या है? जो 1986 की जो पॉलिसी थी उसको मॉडिफाई किया गया भाई 1992 में, और ये किसके द्वारा मॉडिफाई किया गया? PV नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है, तो इसी में कुछ चेंजेस भी हुए, कुछ नई चीजें भी जोड़ी इसने क्या है? एक तो प्रोग्राम एक्शन, ठीक है, 1992 में वो भी इसी पॉलिसी के अंतर्गत आया गया। ठीक है, फिर इसने बोला गया कि जो हम पूरे कंट्री में एक टेक्निकल प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसको हम क्या है, एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है भाई, हिंदी मीडियम में नहीं दे रखा है, ये इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, पेज नंबर 21, जिसका नाम ही लेना, ये सारी चीजें आप नेट पे सर्च कर लेना। मैम यूनिट हिंदी 3 में। में दिया, मैम यूनिट 3 में दिया हुआ है। हाँ, तो यूनिट जहाँ 3 पे में आगे पीछे भी होता
हाँ तो वहां से देख लेना बेटा। यूनिट 3 में है, देखिए ना। हाँ यूनिट 3 में दे रखा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी दे रखा है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 भी और नेशनल पॉलिसी 1992। यहाँ पे जस्ट उनको समराइज करके थोड़ा थोड़ा बोल रखा है। ठीक है, थैंक यू बेटा बताने के लिए। अब इसमें और क्या क्या जुड़ा गया कि भाई इंडिया में एक एंट्रेंस टेस्ट रखो, अगर कोई भी प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स करना चाहता है तो सबके लिए एक टेस्ट रख दो आप। तो इसके लिए इन्होंने JEE ये वाले एग्जाम इन्होंने शुरू किए। इसी में साथ साथ 2005 में भी क्या है, मनमोहन सिंह एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की जिसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम से जाना गया। ये सारे क्या है 1992 के अंदर। 2005 में देखो क्या हुआ था, आपका तो मुझे पता नहीं, आप लोग तो पैदा हुए होंगे, पैदा तो नहीं, आप थोड़ा और पहले के होंगे, है ना, 2000 के आसपास। 2005 में जो सिलेबस में कुछ चेंज आया था, ठीक है, सिलेबस चेंज हुआ था हमारा, क्योंकि उस टाइम पे 6 में मैं 10th क्लास में थी 2006 में, तो हमारा 10th में सिलेबस चेंज हुआ था और वो 2005 वाला जो प्रोग्राम था वो लागू हुआ था। उसके बाद और क्या क्या हुआ भाई, इसी के अंदर SSA भी और राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन और SSA वाली सर्व शिक्षा अभियान की नीतियां भी इसी पॉलिसी के अंतर्गत लाई गई। उसके बाद नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए जो भी प्रोग्राम चलाया गया एलिमेंट्री लेवल पर वो भी इसी पॉलिसी के अंतर्गत चलाया गया। एक रमसा वाला प्रोग्राम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया जो 2009 में लागू किया गया। ये सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वो भी इसी पॉलिसी के अंतर्गत किया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें सेकेंडरी लेवल पर डिसेबल बच्चों के लिए, ठीक है, डिसेबल बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम वो भी इसी पॉलिसी के अंतर्गत लाया गया। साक्षर भारत अभियान भी इसी पॉलिसी के अंदर लाया गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो क्या थी हमारी हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, वो भी इसी नेशनल पॉलिसी 1992 के अंतर्गत लाया गया। बस यही पॉलिसी थी आपकी। अब नई पॉलिसीज भी ऐड हो गई है आपकी NPE 2020, जिसमें क्या है, जिसमें भी अभी कुछ सुधार किए गए हैं। एक तो हमारा जो पढ़ाई का तरीका है उसमें कुछ चेंजेस किया है। उसमें चेंज ये कर दिया कि 6 साल तक का बच्चा आपका प्री प्राइमरी में दिखा दिया, एक प्राइमरी में, फिर 3 साल मिडिल के, फिर 4 साल सेकेंडरी के, और फिर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो अब नई पॉलिसी स्टार्ट होते ही आपकी ग्रेजुएशन 4 ईयर की हो जाएगी बेटा। अभी आप 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन 4 ईयर की हो जाएगी। तो इसमें पढ़ाई से रिलेटेड ये वाले कुछ मेन चेंजेस किए गए हैं। और एक 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला लागू किया गया है, ठीक है, कि एक संस्कृत, पंजाबी और उर्दू, इन तीनों में से जो आप 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे उसमें एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है जो 9th और 10th में पढ़ना पड़ेगा बच्चों को, चाहे उन्होंने कोई भी 11th में होते स्टेट को। उनको या तो वो संस्कृत लेंगे एडिशनल है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में, या फिर आप उर्दू ले सकते हो या पंजाबी ले सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका जुड़ गया है, 7 पेपर होंगे, ये नई चीज आई है NEP में। और दूसरा एग्जाम को फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। अब देखो जैसे बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम का ये हो गया है कि बच्चा अब जैसे मान लो आज से हमारे यहाँ पर हरियाणा बोर्ड का 12th का पेपर स्टार्ट होना है, तो बच्चे को आज पेपर है तो सब बच्चों को देना कंपल्सरी है। उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी बना दी, मान लो बच्चों के एग्जाम का करते हैं उन्होंने 2 बार कर लिया सेटिंग, कि बच्चा अगर एक बार में पेपर नहीं दे पाता है तो वह नेक्स्ट 2-3 महीने बाद आपके जो पेपर होंगे वे दे सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है, ठीक है। अब आगे से जो एग्जाम होंगे मेरे ख्याल में डेट तो फाइनली फिक्स नहीं की है, एक बार तो पेपर होंगे फरवरी में जो अभी स्टार्ट होते हैं, जैसे अभी फरवरी में ही स्टार्ट हो रखे हैं आपके बोर्ड की क्लासेस के, और एक बताया गया उन्होंने आफ्टर 1 या 2 मंथ बाद अप्रैल महीने, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बता दी, बच्चा पहले भी दे सकता है, जनवरी फरवरी मार्च में भी दे सकता है और अप्रैल में भी पेपर दे सकता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी बता दी और ये बता दिया। अब ये होता था मान लो आप नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, पहले तो ये था मान लो ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स था हमारे, अब 1 साल हम पढ़े, 2 साल हम पढ़े, मान लो तीसरी बार के
पेपर नहीं दे पाए। कई तो लड़कियों के साथ ऐसा होता है, उनकी शादी हो गई आते उन्होंने पेपर ही नहीं दिए, तो वो +2 पास ही क्या आएंगे, उनके लिए कोई सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। क्योंकि 3 साल की जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे तभी हमारी क्या आती थी, डिग्री आती थी। अब ये बोल दिया अगर बच्चा 1 साल की पढ़ाई करता है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल की करता है डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 साल की करता है या 4 साल की कंप्लीट करता है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। ये फ्लेक्सिबिलिटी बना दी। तो ये तो अच्छा है कि जिस बच्चे ने क्या 2 साल मेहनत की है तो कम से कम उसका तो उसको मिलेगा कि बच्चे ने ये डिप्लोमा कर रखा है, ये सर्टिफिकेट है उसके पास। ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें इसमें की गई है। तो ये थी हमारी पॉलिसीज जो हमारी एजुकेशन को लेकर रिफॉर्म की गई थी। क्लियर है सबको? 3 पॉलिसीज थी आपकी, एक 1968 की, 1986 की, 1992 की, और अब आपको जो 2020 वाले भी इसके अंदर 2-4 लाइन उसकी भी ऐड करके आते हैं। 4 पॉलिसीज आ गई आपकी। कौन सी? एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, एक 1986 में आई, एक 1992 में आई, और एक आपकी अब 2020 में आई है। ठीक है, मैम समझ में मेरे आ गया बुक क्वेश्चन? मैम मेरे बुक में एक 1990 में आई है, वो भी दिया हुआ है। नहीं बेटा, आपका जो 1990 में आपने दिखा रखी है ना, वो 1992 वाली पॉलिसी है। जो पॉलिसी अब देखो जो NDP 2020 है वो बनी तो उसमें लागू उसमें हुई है, तो इसका काम 1990 में चला हुआ। यूनिट 3 में पेज नंबर कौन सा है मैम? हिंदी मीडियम में पता नहीं चल रहा। मैम बालाजी वाली जो बुक है उसमें यूनिट 2 में सेकंड जो सिलेबस में देखो आप, जो सेकंड पॉइंट है उसमें 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं जो एजुकेशन पॉलिसी है 1960। कमीशन की स्थापना हुई है, एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, वो तो दे रखी है रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन 1990 वाला। अच्छा अच्छा, कमीशन है, वही तो हाँ मैम। वो कमीशन है। मैम एजुकेशन कमीशन है। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। चारों जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि बुक तो ये है आपकी पहले से छपी हुई होती है, तो इसमें NEP जो 2020 है उसके भी कुछ 2-4 पॉइंट है यहाँ पे, वो कर लेना, ऐड कर लेते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे चलो। जी मैम। मैम एक बार और रिपीट थोड़ा बता दीजिए हर लास्ट बार वाला। कितनी बार रिपीट करूँ मैं? रिपीट करने नहीं जाती हूँ। चल देखो इसको एक बार। ये बुक में फिर से एक बार पढ़ लोगी तो समझ में आ जाएगा। नहीं, एक बार ओवरव्यू दे दो, कोई एक बच्चा देखो ताकि उसके जो यहीं पे क्लियर हो जाए। 5 मिनट में बता दो एक बार कोई बच्चा जो बताएगा ना। बेटा ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, जो बताएगा ना उसको तो पक्का याद हो जाएगा। मैम मेरे में तो 1968 नहीं दिया हुआ है। तो कोई नहीं, सुना तो है, सुनी हुई बातें बता दे। 1992 वाला, 1968 वाला 1992 वाला दिया हुआ है, रुको बताती हूँ एक मिनट। थोड़ा सा बता दो एक बार। 92 में मतलब ये बताया गया है कि मतलब सरकार है जो निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना करेगी फर्स्ट, और दूसरा करेगी समुदाय का योगदान। समुदाय के योगदान में ये है कि ऐसे केंद्रों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता तथा निरीक्षण हेतु समुदाय से सहायता ली जाएगी। तीसरा है महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति, जो तो पता ही होगा। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, मतलब जो टीचर है उसका भी मतलब उसको भी मतलब थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वो और अच्छे तरीके से पढ़ाए। और 5वां पॉइंट है प्रशिक्षक के लिए संस्थाएं। जो प्रशिक्षण है मतलब जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके लिए संस्था भी खोलेगी। और एक है संयोजन लिंकेज, इसमें बताया गया है कि निरौपचारिक शिक्षा की मुक्त विद्यालय के साथ संयोजन की व्यवस्था की जाएगी। मतलब जो निरौपचारिक शिक्षा है उसको मतलब संयोजन करने की व्यवस्था करेगी सरकार। फिर 7वां है कि विविध कोर्सों की व्यवस्था करेगी। और 8वां है अनुवर्ती कार्य, इसमें बताया गया है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए जिला अनुवर्ती कार्यक्रम को 9 से 14 वर्ष के आयु वाले विद्यार्थी के समूह के लिए आरंभ करेगी। मतलब ये अनुवर्ती कार्यक्रम जो है 9 से 14 वर्ष के आयु वाले स्टूडेंट के लिए मतलब आरंभ करेगी सरकार, यही बताया गया है। अच्छा, ओके ओके, समझ में आ गया, थैंक यू। एक बार खुद से पढ़ लोगे ना तो फिर समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एक बार पढ़ लेंगे ना तो फिर अच्छे से और समझ में आ जाएगा।
ये यूनिट 3 में दिया हुआ है डिटेल से। लक्ष्मी वाले में तो दिया हुआ है, उस पे भी दिया होगा, इसमें तो डिटेल से ही दिया हुआ है। बालाजी वाले में मेरे को लग रहा है नहीं दिया है। बालाजी वाले यूनिट प्रोग्राम ऑफ हमारे पास एक्शन तो जो उसमें दिया है वही क्या सीखा? क्या? नहीं, यूनिट प्रोग्राम 3 में ऑफ जाओ ना, मेन एक्शन। सिलेबस आगे जाओ, सबसे आगे में जो सिलेबस दिया हुआ है तो उसी में देखो ना, उसमें दिया हुआ है 1992 का क्या है, 90 का क्या है, शिखा, यूनिट जो 3 में। 93 लक्ष्मी तुम्हारे पास लक्ष्मी वाली बुक है ना, तो उसमें यूनिट हाँ 3 है। जो बालाजी हाँ वाली हिंदी मीडियम है उसमें हाँ। यूनिट सेकंड के सिलेबस में दिया हुआ है 1992 वाला। ये जो सोनी है इनके पास शायद बालाजी वाली बुक है, तो इनकी यूनिट हाँ जी सेकंड दीदी, में मैं है। तो बालाजी वाली बुक, हाँ इसमें दिया है 1992 इसमें 1992 में सेकंड यूनिट एक बार देखो। फर्स्ट यूनिट से 4 तक देख लेना सिलेबस, उसमें तो ये 91 92 तो ऐसे ही ऊपर से ही दिख जाएगा, तो समझ में ही आ जाएगा कहाँ पे दिया है, फिर उसको डिटेल से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें तो मैम समझाएगी क्या, उस ये तो खुद समझने वाला है। ये याद नहीं हाँ हो सकता, हाँ। लेकिन याद नहीं हो सकता, लेकिन पढ़ के तो समझ ही सकते हैं। अब देखो भाई, अगले पे आ जाओ। डिस्क्राइब द डिटेल वेरियस एक्ट एंड प्रोविजन रिलेटेड टू द एजुकेशन। अभी पॉलिसीज हमने पढ़ लिया, अभी इसने बताया है कि जो ये एक्ट और प्रोविजंस कौन कौन से बनाए। ये तो पॉलिसीज की बात की, 3 पॉइंट पूछे, कौन सी पॉलिसीज बनाई, कौन से एक्ट बनाए हैं और कौन से आपके प्रोविजंस बनाए हैं। तो पॉलिसीज हो चुकी है, अब आते हैं आपके एक्ट और प्रोविजन जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड हमारे संविधान में बनाए गए हैं। जो हमारी एजुकेशन है भाई, एक ह्यूमन बीइंग की प्रोग्रेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, हमारी एजुकेशन। एक ह्यूमन बीइंग की क्या है भाई, डेवलपमेंट या प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब वह पढ़ लेता है, ठीक है। और क्या क्या है, इम्प्रूव द इंडिविजुअल इमेज ऑन द फ्यूचर। अ मैन विदाउट एजुकेशन इज नो मोर देन एन एनिमल। इसने ये बोला है कि विदाउट, बिना एजुकेशन के मनुष्य एक पशु के समान है। ऐसे के अकॉर्डिंग कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव पावर। ये क्या है, जो हमारी एजुकेशन है एक कांस्टेंट प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है, एक्सटर प्रोसेस है। मनुष्य क्या है, कुछ ना कुछ चीजें सीखता ही रहता है, और उसकी जो एजुकेशन है वह एक अंदर एक मनुष्य के अंदर छिपी हुई जो योग्यता है उसको बाहर निकाल मैम कर कहाँ लाती है। पढ़ा रहे हो बता दो। बेटा इंग्लिश मीडियम में है, पेज नंबर 21, हिंदी में नहीं है। मैम मैम एक बार कोई इंग्लिश में ही टॉपिक बता मैम दीजिए मैम क्वेश्चन। हिंदी में नहीं है। इंग्लिश में ही एक बार क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज मैम। पेज नंबर 5। मैम पेज नंबर नहीं, क्वेश्चन एक बार बता देंगे तो मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ ना। सॉरी, क्वेश्चन है आपका 5, पेज नंबर 21, क्वेश्चन है 5वां। मैम इसको खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना कि मैम एक मतलब एक पेज लीजिए, एक तरफ आप पूरे एजुकेशन मतलब ईयर लिख लीजिए एक जगह, दूसरी जगह लिख लीजिए कि किन के वक्त में आया, और तीसरे वक्त में आप मत 3 काम कीजिए, लिख ये सोचिए सोशल लेवल पे क्या आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उसका ये सोचिए इकोनॉमिक लेवल पे, तो सोशल इकोनॉमिक के अंदर 5 ही 6 चीज आएगा। एक तो आपके अंदर आप या तो पॉवर्टी से आगे निकल जाएंगे, या तो आप अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। उसके बाद आप सोसाइटी के अंदर आपकी एक स्टेटस इंक्रीज हो जाएगी, तो ये सोशल फैक्टर हो गया। फिर इकोनॉमिक फैक्टर में आएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि मेरी जो क्लास है वो क्लास इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद आप इसको समराइज करके कुछ भी पूछेगा तो आप लिखेंगे तो नंबर अच्छे से ही मिलेगा। ये याद रखिए, बस नेम याद रखिए, ईयर याद रखिए, किनके समय में आया, खत्म कहानी। देखो भी क्या बताया है इसमें एक्ट के अंदर। बेटा हिंदी में नहीं लिखा ना, हमने मिक्स करके दे रखा है। हिंदी में जो ये है अनुच्छेद वगैरह, इसमें भी वही बता रखे हैं, और तो कुछ नहीं बता रखा। मैम इस बुक में कौन कौन सा अनुच्छेद दिया हुआ है, थोड़ा सा बताइएगा।
इसमें बेटा अभी देखती हूँ लिस्ट ऑफ यूनियन सेक्शन दे रखी है। आर्टिकल 13, 15, 21, 28 और 30 ये आपके इससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड। आर्टिकल देखें 13, 15। बेटा आवाज ब्रेक हो रही है, सिखा सुन लो एक बार। बेटे आवाज नहीं सुन पा रहे, शिखा के ये एक्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको एक बार स्किप कर दो। ये मैं ना नेट में से देख के लिख के बताऊंगी आपको, ठीक है? ठीक है, ठीक है मैम। क्योंकि इसमें बेटा बहुत ज्यादा वो कर रखा है कि कहीं एंट्री कहीं कुछ, तो ये उसको मैं नेट पे से देख के लिख के फिर बताऊंगी वेरियस एक्ट एंड प्रोविजन। और तुम भी थोड़ी सी मेहनत कर लेना, तुम भी देखना इस क्वेश्चन को, जो एक्ट है और प्रोविजन में तो सारे आर्टिकल आने हैं हमारे, वो तुम्हारे में भी दे रखा है आर्टिकल। तो एक्ट वाला कल करवाते हैं। अभी जो आपकी बुक में भी है ना हिंदी मीडियम में भी, वो वाला देख लो। मेरे ख्याल में फंडामेंटल राइट्स वाला आपकी बुक में है, एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। और तुम्हारे बुक में ये भी देख लो, एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड सोशल डिसएडवांटेजेस सेगमेंट। ये वाला टॉपिक भी नहीं है हिंदी मीडियम में, सीधा ये टॉपिक दे रखा आपका एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, आर्टिकल 14, 15, 16 इससे दे रखा आपका। अब फंडामेंटल राइट्स वाला निकाल लीजिए। 7th क्वेश्चन है आपके इसमें। हिंदी वाले में नहीं है मैम। हाँ, एक बार हिंदी वाला क्वेश्चन में बोल है दीजिए बेटा। मैम। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 24 पे। ठीक है मैम। बीच के 2 टॉपिक आपके यहाँ से, यहाँ आपकी बुक में नहीं है, बीच वाले 2 टॉपिक। मैम इंग्लिश में कौन से पेज नंबर पे बालाजी में? पेज नंबर 42। What is the fundamental right and duties in Article 14, 15, 16, 30 and 51A? ये वाले आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं जो फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज हमारी एजुकेशन से रिलेटेड। सारे नहीं पढ़ने यहाँ पर, सारे फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ने, जो सिर्फ हमारी एजुकेशन से रिलेटेड जो मौलिक अधिकार हैं और जो मौलिक कर्तव्य हैं सिर्फ वही पढ़नी है। उसमें आपका आता है आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 51A। देखो भाई, सबसे पहले दे रखा है फंडामेंटल राइट एंड एजुकेशन, मूल अधिकार। सबसे पहले तो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और यहीं पर जिसे उपलब्ध दायित्व है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसके ऊपर है भाई, हमारी ये ड्यूटीज किसके ऊपर है, राज्य सरकार की है। ठीक है, राज्य की होती है, जो भी स्टेट है उसकी ये ड्यूटी है कि वह अपने यहाँ पर सभी गवर्नमेंट स्कूल में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अगर हम इसके बाद बताया गया है, इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम को गति मिलेगी, जिसमें सन 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए 8 वर्ष की शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य
रखा गया। यानी कि फंडामेंटल राइट में भी ये बात लिखी गई है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की को हमें बिल्कुल पूरी तरह से साक्षर बनाना है। इस लक्ष्य को हमें 2010 तक पूरा करना है। इसमें तो सीधा आर्टिकल देखो भाई, इंग्लिश मीडियम में तो आर्टिकल सीधा 14 से शुरू किया गया है आपको क्वेश्चन, और हिंदी मीडियम में कुछ और भी आर्टिकल्स को इसमें बताया गया है। और क्या इसमें 41, 45, 46 एजुकेशन से, हाँ निक्की बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम इसमें 41, 45, 46 है हिंदी मीडियम। हाँ हिंदी मीडियम में ये दे रखा है बेटा, लेकिन आपका जो मेन आपके सिलेबस में है वो यही है 14, 15, 16, 30 एंड 51A, और इंग्लिश मीडियम में भी यही दिया होता है। और जब भी आपका क्वेश्चन कहीं पर आप देख लेना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो उसमें साफ साफ लिखा होता है अगर हिंदी में कोई गड़बड़ होती है तो सही किसको माना जाएगा, इंग्लिश वाले को माना जाएगा। अब देखो भाई, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या जोड़ा गया? एक तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। दूसरी ये बात जोड़ी गई कि कोई भी धार्मिक शिक्षा का निषेध, कि कहीं पर भी कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, राज्य के नीति की कोई भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है या किसी ऐसे न्याय के स्थापित हो जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। धार्मिक शिक्षा का मतलब ये हो गया कि स्कूलों में सबको बराबर पढ़ाया जाएगा। अलग से ये नहीं है कि हिंदुओं के लिए अलग से स्कूल खुल गए और मुस्लिम्स के लिए अलग, सिख्स के लिए अलग, नहीं, सबका एक ही कैरिकुलम होएगा। धार्मिक शिक्षा को इसलिए नहीं तवज्जो दिया जाएगा तो मान लो अगर मान लो हम गीता पढ़ाने लग गए तो उसमें खाली हिंदुओं के बच्चे थोड़ी ना है, बाकी कम्युनिटी के भी बच्चे हैं, उनको दिक्कत आएगी। मान लो हम वो पढ़ाने लग गए मुस्लिम्स की जो बुक है, ठीक है, कुरान पढ़ाने लग गए तो फिर हिंदुओं को और बाकी कम्युनिटीज को प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही हम क्या है, सिखों की पढ़ाने लग गए या बौद्ध ग्रंथ वगैरह पढ़ाने लगे, तो इसलिए इसने बोला है कि शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर धार्मिक शिक्षा के ऊपर रोक है। कोई भी धार्मिक शिक्षा यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी इसमें दिए गए हैं कि हमारी संस्कृति को भी हमें संजो कर रखना है। स्कूल के अंदर सारे धर्मों के लोगों की संस्कृति को आप देखते हो, प्रोग्राम देखते हो, छुट्टियां भी होती है, गवर्नमेंट छुट्टियां भी होती है, हिंदूज के जितने त्योहार होते हैं उनके ऊपर भी छुट्टी होती है, ईद के ऊपर भी हमारी छुट्टी होती है, क्रिसमस के ऊपर भी हमारी छुट्टी होती है। अच्छा, फिर ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जयंती आती है, उस दिन भी छुट्टी होती है। तो सब धर्मों को यहाँ पर रखा गया है और सारी संस्कृति को शिक्षा में बराबर का अधिकार दिया गया। ठीक है, सारे फेस्टिवल्स को हम स्कूलों में सेलिब्रेट करते हैं। तो राज्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से सभी अनुच्छेद शिक्षा राज्य निधि की सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और ये बात बताई गई है कि शिक्षा संबंधी अधिकार ये भी है हमारे राज्य के अंदर, चाहे कोई भी राज्य आ गया, अगर कोई भी बंदा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, चाहे वह किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, उसको एडमिशन से वंचित नहीं किया जाएगा, उसको दाखिला दिया जाएगा। ठीक है, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। शिक्षा संस्थानों की सहायता से देश में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में होने के आधार पर विभेद नहीं करें। और ये बोला गया है कि शिक्षा संबंधी, एक तो मान लो कोई भी व्यक्ति कभी भी एडमिशन लेना चाहता है तो उसको दाखिला दिया जाएगा, उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा, ये बात बोली गई है चाहे अल्पसंख्यक है या कोई भी है, सब उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, जब भारत आजाद नहीं था तो जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब थी या शेड्यूल्ड कास्ट थी, उनको एक साथ उनके साथ नहीं पढ़ाया जाता था। उनको मान लीजिए इतना बुरा व्यवहार होता था, अगर उच्च जाति के बच्चे यहाँ बैठे हैं तो उनको बेचारों को थोड़ी दूरी पर बिठाया जाता था या बाहर बिठाया जाता था।
ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा के लिए क्या बोला गया कि सबको एक साथ, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह अल्पसंख्यक है या फिर कोई दूसरी कास्ट है। कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और कुछ मामलों में जन सहायता, शिशुओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध इसमें लागू किया गया। अनुसूचित जातियों में अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी आर्थिक हितों की उन्नति के लिए कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखो, ये बोला गया है कि धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक शिक्षा पढ़ाने की स्वतंत्रता नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप अपने मंदिरों में जाते हो, वहां पर कोई पाठ हो रहा है, आप बैठ के सुन सकते हो, लेकिन वो चीजें हम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। वहां पर आपको छूट है। आप मस्जिद में जाते हो, आप कुरान पढ़ के आते हो, उसकी आपको छूट है। आप मंदिर में जाते हो, आप गुरुद्वारे में जाते हो, वहां पर आप अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ के आओ, उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन उसको स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते। तो ये सारी चीजें इसने ओवरव्यू दिया है फंडामेंटल राइट एजुकेशन से रिलेटेड। अब जो आर्टिकल्स हैं हमारे, उनके ऊपर आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड याद हो गया इसका? भाई देखो, मैं मानती हूँ बड़ा डिफिकल्ट है ये सब्जेक्ट, इसीलिए मैंने पहले थर्ड वाला पेपर करवाया था। मैम, अब जो ये क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट वाला, इसमें अब जो हिंदी मीडियम है बालाजी की, उसमें मतलब आर्टिकल्स देके उसके बाद उसको बताया गया है। तो हम अगर लिखें फंडामेंटल राइट, तो उसमें आर्टिकल को मेंशन ना करें। आर्टिकल जो मेन हमारे सिलेबस में है 50, वो जो 15, 16, 28 वाला, वो वाला तो कर दें, लेकिन जो ये वाला, इसको आर्टिकल के साथ मेंशन ना करके नॉर्मली हम लिख सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, हाँ जी, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, कि उसमें जो हमारे शिक्षा से संबंधी हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, वो इसमें हम लिख सकते हैं। इसको शायद बेशक आर्टिकल के साथ मेंशन ना करो, क्योंकि ये बहुत याद करने में मुश्किल होगा। बेटा इतने आर्टिकल वैसे भी याद नहीं रहेंगे आपको, जस्ट फंडामेंटल एजुकेशन के ऊपर देना है। उसके बाद जो मेन मेन फंडामेंटल राइट है ना, वही याद हो जाए, वही बहुत है। तो इसका बोला तो एक जस्ट जो हमें बैकग्राउंड बनाना है ना, 1-2 पेज जो बना, वो इसीलिए हम इससे भर सकते हैं, क्योंकि वो याद भी हो जाएंगे। अनुच्छेद या आर्टिकल आप भूल जाओगे, तो मेन मेन जो आर्टिकल मैम बीच बीच में ना सबसे पूछेंगे ना, तो सबको याद भी होगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, सही बोला तुमने। ठीक है बेटे, तो अब हम आते हैं आर्टिकल 14 के ऊपर। सबसे पहले हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट एंड एजुकेशन। इसमें क्या क्या बताया गया था भाई? क्या क्या बात हुई थी? एक तो फंडामेंटल राइट्स में ये बात हुई, जो आपको लिख के आने, जस्ट 4-5 पॉइंट देख लो, एक बार फिर से याद रह जाएंगे। 6 से 14 साल तक के बच्चों का फंडामेंटल राइट है कि वे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करेंगे। दूसरी बात बताएंगे कि कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसके ऊपर रोक है। सब धर्मों की संस्कृति का यहाँ पर क्या है? सब धर्मों की संस्कृति को इक्वल रखा जाएगा। राज्य की दृष्टि से भी कोई भी अगर मान लो अल्पसंख्यक है, उसको भी समानता का अधिकार है, समान अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने का। ठीक है, ये बात लिख देना। दूसरा, जो कार्य का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ऐसे कुछ मामलों में जनता से भी राय ली जा सकती है। आगे बताया गया है आर्थिक हितों की उन्नति, अनुसूचित जाति और जो अन्य दुर्लभ वर्ग हैं, उनकी शिक्षा संबंधी और आर्थिक हितों की उन्नति करनी है हमें। दूसरा, धार्मिक शिक्षा, जो भी हमारी धार्मिक शिक्षा है, आप अपने धार्मिक स्थल पर जाकर उसको पढ़ने की स्वतंत्रता है, लेकिन स्कूलों में शिक्षा में इसको पढ़ाया जाना, इसकी स्वतंत्रता नहीं है। तो ये 2-4 बातें यहाँ पर लिख लेना। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके हितों को सुरक्षित रखना है। उनके हितों को कैसे सुरक्षित रखना है? मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ही बाहर बैठाया जाता था हमको,
अब सारे बच्चे चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, सारे इक्वल एक साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं। और दूसरा, हिंदी भाषा के विकास के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। व्यथा के निवारण के लिए अभ्यास में उपयोग की जाने वाली भाषा। व्यक्ति मान लीजिए जिस स्टेट में रहता है, उस स्टेट में जो भाषा है उसी भाषा में वह एग्जाम दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे हिंदी, हम हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी मीडियम भी चूज कर सकते हैं और इंग्लिश भी। जहाँ पर तमिल भाषा है वहां पर तमिल भी यूज कर सकते हैं, वो भी। लेकिन ये नहीं कि मैं हरियाणा में रहती हूँ तो हरियाणवी में पेपर दूंगी। कोई बोलते हरियाणवी है लेकिन लिखनी नहीं आती हरियाणवी, क्योंकि उसमें इधर ऐसे ऐसे वर्ड है जो लिखे ही नहीं जाते। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल्स के ऊपर। बैकग्राउंड तैयार कर दोगे ना इसके क्वेश्चन का? भाई हाँ ना में जवाब। यस मैम। यस मैम। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 14 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तुम्हारी एक मिनट रुक जाओ, डू नॉट डिस्टर्ब कर दूं एक बार अपने फोन को। बताया तो था उस दिन राम ने मुझे। कौन पढ़ेगा क्लास के बीच? अब देखो भाई, आर्टिकल 14 in the Constitution of India, equality before law, the state shall have denied to any person equality before the law of the equal protection of the law within the territory of Indian, prohibitions of discrimination on ground of religious, race, caste, sex और place of birth। इसने ये बोला है कि जो आर्टिकल 14 है उसमें जो कानून है, उसमें कानून में सब लोगों को इक्वल समानता का अधिकार दिया है। चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो वह समान है, किसी भी जाति का हो, चाहे वह मेल हो फीमेल हो, ठीक है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, सबको क्या है कानून के अंतर्गत इक्वल प्रोटेक्शन दी गई है। बस ये लिखा है आर्टिकल 14 में। तुम्हारे में नहीं लिखा है हिंदी मीडियम में? पेज नंबर मेरे में 39 बालाजी, हिंदी मीडियम। 79 मैम नहीं, 39 48। यस मैम। 39 में 36 के बाद वापस 29 दे दिया, फिर से 36 देके 45 पे ले आए। मैम मैं पढ़ूँ क्या एक बार? मेरे में है एक बार ये बुक शायद ना इंग्लिश मीडियम में इक्वालिटी की ही बात की गई, ना ही है। हाँ, पर संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और वह किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह साधारण नागरिक हो या फिर बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो, अगर कोई अपराध करता है तो उसे सामान्य कानून के आधार पर सामान्य न्यायालयों द्वारा सजा दी जाएगी। फ्रांस की तरह भारत में प्रशासकीय कानून एवं प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था नहीं है। यहाँ इंग्लैंड की तरह कानून का शासन प्रचलित है। पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अली मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि समान परिस्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए, लेकिन इस अधिकार का अर्थ ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता की परवाह किए बिना समान समझा जाए। M.R. पलांदे का कहना है कि इस अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्ति समान स्तर एवं स्थिति में होंगे। मैम ये समझाऊं क्या मैं? हाँ बता दे। मैम इसमें ये है ये जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब जो संविधान में एक्चुअली में जो वर्ड है उसमें तो ये बोला गया है कि कानून के समक्ष मतलब कानून के आगे सभी समान हैं, सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। संरक्षण से मतलब है प्रोटेक्शन। लेकिन दूसरी बात इसमें ये भी है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक टीचर हो,
आप टीचर हो मैम, और दूसरा है कोई कर्मचारी है, कर्मचारी मतलब स्वीपर, वैसे समझ लो गली में झाड़ू लगाने वाला। तो ऐसा नहीं है कि आपको और एक उस स्वीपर को सेम सैलरी दी जाएगी। आपका मतलब आपके कोई लेवल, आप मतलब उन दोनों के मतलब आप दोनों के लेवल को कोई समझा ही नहीं जाएगा कि आप टीचर हो तो आपको उसी हिसाब से देखा जाएगा, और जो वो कर्मचारी है उसको उसी हिसाब से योग्यता, उसको संरक्षण दिया जाएगा या फिर उसकी सैलरी डिसाइड होगी। तो इसमें ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि कानून के समान हमने बोल दिया कि सब समान है, सबको समान संरक्षण दिया जाएगा। ये जो वर्ड है ये तो उनकी जाति, उनके लिंग, उनकी इसके आधार पर देखा जाएगा कि जो समान संरक्षण और जो समानता है, लेकिन जो उनकी योग्यताएं हैं उनको लेकिन अलग आंका जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो एक टीचर है उसके साथ भी वैसी ही सैलरी या फिर वैसा ही व्यवहार होगा जो एक झाड़ू लगाने वाले के साथ होगा। मतलब इसमें ये दो बात कही गई है। ठीक है। समझ में आया मैम? ठीक बोला? हाँ सही बोला बेटे। मैम मैम इसमें और मैम इसको मैं इसमें ये भी क्लियर बोला कर गया देता है हूँ। यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक होता है इक्विटी और एक होता है इक्वालिटी। इक्विटी मतलब होता है कि जो हम समय के साथ पीछे रह गए उनको ध्यान में रखकर हम उनके हिसाब से कानून बनाएंगे। इक्वालिटी मतलब हुआ कि ये देखना है कि सोसाइटी में कुछ ऐसी सेगमेंट है जो कि समय के साथ कभी भी चेंज नहीं हुआ है, तो उसके लिए अलग नियम है। तो वही इक्विटी और इक्वालिटी, समता और समानता। ठीक। और मैम इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे कि अगर कोई बड़ा आदमी है वो गलत काम कर रहा है और छोटा आदमी है वो भी गलत काम कर रहा है, तो उसके लिए कोई छूट है और इसके लिए कोई नहीं है, तो दोनों को समान ही सजा दिया जाएगा। जैसे वो बड़ा आदमी है तो उसको भी वही कानून लागू होगा, जो छोटा आदमी उसके लिए भी वही कानून लागू होगा। इसमें ये भी बताया गया। अब आर्टिकल 15 पढ़ो। चलो मैं पढ़ देती हूँ। ये जो आर्टिकल 15 है इसमें क्या बोला गया है कि जो भी हमारा राज्य, धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस आर्टिकल में ये स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऊपर लिखित आधारों पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर दुकान, होटल, स्नान घाट या तालाब पर जाने से नहीं रोका जा सकता। पहली के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 का महत्व इस बात में है कि यह धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव की मनाही करता है। यह प्रांतीयता की जड़ें काटने में सफल हुआ है क्योंकि यह जन्म स्थान के आधार पर रोक लगाता है। यह संविधान द्वारा स्थापित की गई एक हरी नागरिकता के आदर्श के साथ मेल खाता है। यानी कि इसने ये बोला है कि राज्य के अंदर चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का, जाति का, लिंग का, चाहे उसका बर्थ प्लेस की कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वह कहीं पर भी घूमने जाए, कहीं भी होटल में रहे, कहीं पर भी कुछ करे, ठीक है, तो उनको सबको यहाँ पर इक्वल अधिकार है। और भारत में क्या है, एक हरी सिंगल जो नागरिकता के साथ मेल खाता है। अब इसमें द स्टेट सेल नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली द रिलीजियस शो, हाँ यही दे रखा था बेटा। Nothing in the article or the clause 2 and article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educational background classes for citizens for the scheduled caste and the scheduled tribe. Nothing the article यानी कि मेकिंग कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं है किसी के लिए, ठीक है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास से है, चाहे वह शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से है, स्पेशली नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजन उनके लिए ये है ताकि उनको हम बराबर में ला सके। ठीक है, आप पढ़ाई में देखते हो या उसमें देखते हो, आर्टिकल 2 ये बोलता है कि स्टेट मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन, कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए हैं सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये सिर्फ इसलिए है ताकि उनको हम जो अदर कास्ट है उनके इक्वल ला सके। मैम ये इक्वल लाने के लिए हाँ बोलो बेटा। मैम ये जो आपने बोला कि इक्वल आरक्षण जैसे आपका छोटे आवाज कास्ट को, नहीं आ ये रहा बस है 10 साल के लिए दिया। अब आ रही है? हेलो। हाँ बोलो। रुक भी हाँ बीच में ना बेटा वो हो रही है, टूट रही है आवाज।
मैम आपने बोला ना कि इस यहाँ पे जाति के आधार पे मतलब थोड़ा सा जो अनुसूचित जाति है उसको मतलब आरक्षण दिया जाएगा जो भी है, लेकिन ये आरक्षण बस 10 साल के लिए दिया गया, लेकिन सरकार मतलब हमारी सरकार ये पूरा नहीं कर रही है, इसलिए हमेशा ये 10 साल बढ़ते ही जा रहा है। बेटा ये तो ये ना जब से भारत आजाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनको उस टाइम पे दिया गया था ताकि हाँ इक्वल लाभ हो, लेकिन हाँ अगर एट प्रेजेंट का सिनेरियो देखा जाए ना तो अब ये जो क्लासेज है, शेड्यूल क्लासेज है, SC ST या जो भी हैं उनको अब मेरे को लग रहा है कि जो एक्चुअल में क्योंकि अब इक्वल आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड रह गए नहीं आ हैं, चुका, इक्वल वही आ तो चुके मैम। हैं। हाँ इसलिए जी जो हाँ बच्चे जी हैं, मैम। जिसको आरक्षण की जरूरत है उसको मिलना चाहिए, ठीक है। यस इसके मैम, ऊपर ही रिसेंटली मैम सुप्रीम कोर्ट ना ये चीज़ को दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट चेक करने जा रहा है, मतलब शायद इसमें चेंजेस आ सकते हैं। मैंने भी सुना था 15 दिन पहले स्टेटमेंट आई थी, उसमें कहते कि ये दोबारा वो करेंगे, review करेंगे हाँ, कि क्योंकि अब ये आजादी के 10 हाँ साल तक ही तो बोला गया है कि सबको बराबर कर दो, लेकिन सरकार बराबर नहीं कर रहा है इसे। तो कल को ये हो जाएगा कि राजपूत ब्राह्मण को फिर बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पहले आरक्षण दिया जा रहा है, तो वो छोटा कास्ट आगे बढ़ जाएगा और राजपूत ब्राह्मण पीछे रह जाएगा। तो ये तो गलती है ना मैम। हाँ नहीं हाँ देखो, मैंने ये सुप्रीम तो कोर्ट कह हर रही थी जगह अब वो हमें इसमें हो सकते हैं। आंदोलन चलते हैं, हमारे हरियाणा में भी चला था कि जाटों को आरक्षण दो, आपने बाकी कास्ट को दे रखा है तो इनको भी दो। तब ये सॉल्यूशन निकाला गया था, EWS एक कैटेगरी बनाई गई हरियाणा में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। उस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आपके जर्नल वाले बंदे भी काउंट हुए और आपके जो SC BC के बंदे थे वो भी काउंट हुए, ठीक है। तो ये एक निकाला है, तो ये हर एक स्टेट में नहीं है, ये मेरे ख्याल में भाई हरियाणा में तो हुआ है और ये भी तब हुआ है जब बहुत दिनों तक एक आंदोलन चला था कि जाटों को आरक्षण दो। हाँ, दिल्ली में भी है, हाँ। EWS एक कैटेगरी बना दी गई है अब। क्योंकि कोई भी फॉर्म वगैरह फिल बिहार करते में हैं ना भी तो है। उसमें आता है ऑप्शन कि आप EWS कैटेगरी से हो या जर्नल वगैरह, ये सब हो गया है उसमें, दिल्ली में है। तो ये इतना आंदोलन हुआ कि उसके बाद ही क्रिएट किया गवर्नमेंट ने कि देखो सबका भाई गरीब, ऐसा नहीं है कि जनरल में गरीब नहीं है, जनरल में भी बहुत परिवार ऐसे जो बहुत गरीब है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, जी मैम सही बात है। ठीक है। और देखो भाई एक बात मुझे बड़ी बड़ी खराब लगती है, अब कोई SC ST का हो तो प्लीज भाई माफ करना मुझे, एक ये जो नंबर का पंगा लगाते हैं ना, SC की अलग लिस्ट लगती है, OBC की अलग, ST की अलग, जर्नल की लिस्ट अलग। भाई जर्नल वालों में क्या ज्यादा दिमाग थोड़ी ना है कि उनकी तो 208 पे सिलेक्शन हो रहा है और SC ST का 152 पे सिलेक्शन हो रहा है। सही बात जी है, मैम ये तो गलत बात है, हमसे सही भी बात है, जर्नल ये वाले फंस गलत जाते हैं बात हर है जगह। मैम। मैम इससे यही होगा कि राजपूत ब्राह्मण पढ़ना ही छोड़ देगा, बिजनेस में लग जाएगा। सही बात है। आप देखो, आप एक बात देखो, आप सीटेट क्वालिफाई करोगे, जितने भी जनरल के बच्चे हैं उनका क्या है 90 मार्क्स में सीटेट क्वालिफाई होगा, और जो आपके जो रिजल्ट पास होगा 82 नंबर में हो जाएगा, 82 या 83 लगा लो आप, इतना ही लगेगा। आप तो वो जनरल में होंगे 89 नंबर के लिए आप लोग फेल हो और ये 82 या 83 में भी पास है। सही बात है मैम, कितनी गलत चीज है ये तो। सही बात है, सही देखो में मैम बहुत गलत चीज है, ये समान क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। आप आरक्षण दो, आप देखो फीस में भी छूट दे रहे हो, अच्छी बात है भाई, फीस में आप छूट दे रहे हो, लेकिन नंबर में क्यों छूट दे रहे हो भाई, हम 90 में क्लियर कर रहे हैं तो वो क्यों 82 पे पास है, हम तो 89 में बार फेल हो रहे हैं और वो 82 पास। एज की भी लिमिटेशन नहीं है कुछ? तो भाई देखो नंबर मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, आप फीस में कर दो, फीस हाँ भी जी मैम, फीस में कर दो, फीस नंबर भी में तो हाफ बराबर ही रखना चाहिए। हाफ है। तो भैया कोई प्लीज अगर ऐसी हो तो प्लीज बुरा मत मानना, ये बात सच्चाई है। तो तभी तो बहुत सारे लोग आजकल फॉरेन जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडिया में कुछ होता है नहीं लोगों का, जनरल कैटेगरी का स्पेशली। बेटा अब सारे तो नहीं जा सकते ना उमा फॉरन में, जिनके पास अच्छा सेटअप है वही जा सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनको तो बेटा यही रहना है। हाँ जी मैम, जैसे मैंने बीटेक किया था ना, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे मतलब लेकिन जो सही मैम फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे लेकिन फॉरेन मैम सेटल हैं। लेकिन मैं बैंकिंग की तैयारी करती रहेगी। लगता है डेमोक्रेसी
आपको मौका मिलता है 5 साल में वोट देने का, आप उस समय नोटा देने वक्त क्यों डिसाइड करते हैं कि हम क्यों ना दें? आपका आवाज कट रहा है रोशन भाई। अब बेटा मैम वोट देने वक्त हमें याद रखना चाहिए कि हम वोट किसको दे रहे हैं। बिहार को देख बेटा लीजिए मैम, हर बार नीतीश कुमार वो चाहे एक वोट मैटर नहीं करता है जो ना फिर। बात चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि इनको भी अपनी वोटें लेनी है, तो ये भी कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है मैम, एक इंडिया के लोग जब तक सुधरेंगे नहीं कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये आरक्षण को हटाते हैं तो दूसरी कम्युनिटी की वोटें इनकी चली गई। ठीक है, तो इन्होंने एक नया सॉल्यूशन निकाल दिया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो चलो ये निकाला तो भी अच्छा है, लेकिन भाई देखो मार्क्स वाला तो बराबर करना चाहिए। मैम आपको 1 मेरा मिनट में नॉर्मल जवाब देते हैं। मैम जैसे नॉर्मल जब हरियाणा और पंजाब के ही लोग थे पूरे इंडिया के अंदर जिन्होंने फार्म बिल के ऊपर वो किया था, जबकि हमारे पंजाब और हरियाणा के दोनों के लोग बहुत प्रोस्पेरस है, मतलब खेती के मामले में उन्हें फूड प्रोसेसिंग में जाना चाहिए, और बिहार यूपी और बंगाल को जाना चाहिए फूड प्रोडक्शन में, मतलब उत्पादन करो और प्रोसेसिंग, मतलब हुआ कि दूध से मलाई बनाओ, उसके बाद तुम चाहो तो चावल से उसको बना दो, वो मकई से तुम उसको फूड प्रोसेसिंग, मतलब क्या हुआ मैम, जहाँ पे आप आम से क्या बना दे, अचार बना दे, जबकि पंजाब हरियाणा ऐसा नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि एमएनसी मतलब होता है मैम, जो भी यहाँ पे ये है, हमारे पास मंडी है दिल्ली में, क्या होता है पंजाब हरियाणा इस चीज से हट ही नहीं रहे, जबकि पंजाब हरियाणा की कंडीशन मैम ये है कि उसके मिट्टी में सैलिनिटी आ गई, नमकीन आ चुकी है। बिहार यूपी में इतनी अच्छी फर्टिलिटी है मैम, अगर फोकस किया जाए ना तो हम पूरी एशिया को खिला सकते हैं। ये हमारा कहता है यूनाइटेड नेशन, रिपोर्ट जब आती है ना हर साल, तो मतलब पूरी एशिया को हम खिला सकते हैं, बिहार यूपी बंगाल मिलके, जबकि पंजाब हरियाणा इस चीज को समझ ही नहीं रहा। तो इसी को कहते हैं मैम, हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रखते हैं अपने ऊपर, जानते हुए भी हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। देखो भाई, मुझे तो ना देख नंबर का तब दुख हुआ था, मेरे 141 आए थे, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ केवीएस में, और हमारी जनरल की जो लिस्ट गई थी 145 पे गई थी, और जो एससी बीसी थी 125 नंबर वाले बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ था, तब दुख हुआ था भाई कि 141 नंबर लेके मैं फेल हो गई, और जिसके 125 नंबर थे वो बच्चा सिलेक्ट हो गया। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है भाई, जब आपके ज्यादा नंबर हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो दिक्कत आती है। मैम एक सेकेंड मैम, आप एजुकेशन की बात करें मैम, मान लीजिए 1 मिनट, मान लीजिए सब जनरल को कर दिया गया नॉर्मल, रिजर्वेशन हटा दिया, तब भी मैम कितनी सीट आ जाएगी पूरे 1 साल में, ले लीजिए मतलब बहुत से बहुत मैम 1.5 लाख ले लीजिए, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को देखिए मैम, एक बात बताइए, अगर लोग चावल ना उगाएंगे तो हम लोग क्या लगता है कुरकुरे खा लेंगे, अगर आलू ना हो तो आपको लगता है चिप्स खा लेंगे। मैम सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मजाक बना दिया, जैसे लगता है वो लोग भीख मांगने जाते, प्लीज पैसे दे दो, साल में उन्हें 6,000 मिलता, वो भी दो हजार इंस्टॉलमेंट पे। मैम सीधी सी हम ये जानते हैं, जब वोटिंग आती है डेमोक्रेसी के अंदर, अगर आप एक साथ वोट नहीं देते हो, अरे नोटा दे दो ना, पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। नए यूथ है पढ़े लिखे, उन्हें बनाओ। साउथ इंडिया में जाइए मैम, अभी हीरो लोग वहां पे उतर रहे फिल्म छोड़ छोड़ के, क्यों? साउथ इंडिया मैम बहुत आगे है नॉर्थ इंडिया से, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में 2 ही काम होता है, बगल वाली का बुराई करो और जो अच्छे हैं उनको घींच के नीचे गिरा दो, बस 2 ही ये काम बात है साउथ बिल्कुल इंडिया। सही साउथ इंडिया मैम देखिए, सही बात कह साउथ रहे हैं। इंडिया में पता है लिटरेसी रेट 90+ है, वहाँ के हर एक महिला जॉब कर रही है। आपको पता है साउथ इंडिया में शादी करके लड़का जाता लड़की के यहाँ, लड़की नहीं जाती लड़के के यहाँ, दोनों, मतलब वहाँ पे पूरी कल्चर मैम, अभी भी केले के पत्ते पे खाते, मेरे फ्रेंड सब हैं। नॉर्थ इंडिया में देखिए हम लोग अब उस पे खाते, बफे सिस्टम का कोई वैल्यू है? हम लोग अपनी कल्चर को मैम पूरी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। हाँ रोशन, सही अब हो बात गया है। काफी। चलो अब जो इसके 1-2 सेक्शन आर्टिकल रह गए ना, उसको कल पढ़ के आना, कल करेंगे उसके ऊपर चर्चा। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, आज जो पढ़ाया बेटा उसमें ये समझ में आया है? जी मैम। हाँ जी मैम। जी मैम। हाँ जी। हम समझ गए। चलो ठीक है, बाकी का हम कल करेंगे। जी मैम। ओके बेटा, बाय। ओके मैम, बाय मैम। मैम। बाय बाय मैम। बाय बेटे, बाय।